प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में यूएनओ के दो प्रमुख अंग महासभा एवं सुरक्षा परिषद का विस्तार से अध्ययन किया था और हमने ये जाना कि ये दोनों अंग किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापित करने में अपना सक्रिय योगदान कर रहे हैं। इसी क्रम में यूएनओ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग, जिसको हम कहते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसका हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थायित्व प्रदान करने में किस प्रकार अपना योगदान अदा कर रही है, इसका हम विस्तार से आज चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक परिषद यूएनओ के चार्टर के अध्याय 10 में अनुच्छेद 61 से 72 तक का इसका विवरण दिया हुआ है। यदि हम आर्थिक और सामाजिक परिषद का विशद अध्ययन करना चाहें तो चार्टर के अध्याय 10 में अनुच्छेद 61 से 72 तक का समस्त प्रावधानों का गहनता से अध्ययन करें तो हम इसके योगदान, इसके संरचना, इसके कार्य और शक्तियों का हम विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परिचय के रूप में यदि हम जानें तो आर्थिक तथा सामाजिक परिषद यूएनओ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है जो महासभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। इसके अनुसार विश्व में शांति बनाए रखने का एकमात्र हल राजनीति ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि यूएनओ का जो गठन किया गया था उसका मूल उद्देश्य ये था कि किस प्रकार हम दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थायित्व प्रदान करें, और वो स्थायित्व प्रदान करने के लिए दुनिया में राष्ट्रों के मध्य जो झगड़े उत्पन्न होते हैं, जो राजनीतिक संकट उत्पन्न होते हैं, उनका समाधान करने के लिए तो सुरक्षा परिषद और महासभा अपने सक्रिय भूमिका अदा करते आए हैं। लेकिन चिरस्थायी शांति स्थापित करने के लिए, परमानेंट पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, परमानेंट सिक्योरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है कि उन परिस्थितियों को विकसित किया जाए जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूती प्रदान की जा सके। अर्थात विश्व में वो कौन सी स्थितियाँ हैं जिनके कारण दुनिया में शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। अर्थात आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मानवीय अधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएं, ये तमाम ऐसी विषय हैं, यदि सुधार किया जाए तो शायद हम सोच सकते हैं कि हम परमानेंट पीस के आदर्श को, जो यूएनओ का एक आदर्श है कि हमें एक शांति और सुरक्षा के स्थायित्व प्रदान करने वाला जो आदर्श है उसे प्राप्त कर पाएँ। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद ही एकमात्र ऐसा संगठन है, एक ऐसा अंग है यूएनओ का जो अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थायित्व प्रदान करने के लिए बदस्तूर लगातार प्रयासरत है। इसके अनुसार विश्व में केवल शांति राजनीतिक माध्यमों से ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में और स्थितियों में सुधार करने के ही प्राप्त की जा सकती है। इसकी स्थापना यूएनओ के गठन के साथ 1945 में की गई थी। चलिए अब हम आर्थिक और सामाजिक परिषद की संरचना का विस्तार से अध्ययन करते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद में वर्तमान में 54 सदस्य हैं जिनका निर्वाचन महासभा के द्वारा होता है। इसके 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रतिवर्ष महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए किया जाता है। 1965 से पहले चार्टर में आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों की संख्या 18 थी। बाद में संशोधन हुआ और 1966 में इसकी सदस्य संख्या 18 से बढ़ाकर 27 कर दी गई। उसके बाद एक संशोधन और हुआ, उसमें अनुच्छेद 61 के बाद 61 में संशोधन फिर हुआ और जो 24 सितंबर 1973 को लागू हुआ, और इसके अनुसार अब वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 54 हो गई है। 54 इसके प्रेजेंट मेंबरशिप है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, जैसे मैंने पहले बताया, 3 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य आर्थिक और सामाजिक परिषद के 1/3 सदस्य अर्थात 18 सदस्य प्रतिवर्ष बदले जाते हैं। पदमुक्त होने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक प्रतिनिधि होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों या सदस्य देशों की सीटों का भौगोलिक प्रतिनिधित्व को भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रयास ये किया गया है कि दुनिया के जो प्रत्येक महाद्वीप हैं उनका युक्त प्रतिनिधित्व आर्थिक और सामाजिक परिषद में हो, जिससे कि इन क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, मानव अधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएं, इनकी रक्षा की जा सके और इनमें गुणवत्तापूर्ण विकास किया जा सके। तो परिषद के 54 सदस्य राष्ट्रों की सीटों को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर चिन्हित किया जाता है।
जिनमें 14 सीटें अफ्रीकी राज्यों को, 11 सीटें एशियाई राज्यों को, 6 सीटें पूर्वी यूरोपीय राज्यों को और 10 सीटें लैटिन अमेरिकन राज्यों और कैरिबियन राज्यों को तथा शेष 13 सीटें पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों के लिए चिन्हित की गई हैं। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अब हम इसकी मतदान प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 67 के अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है। इसमें प्रजातांत्रिक सिद्धांत का पालन किया गया है। सुरक्षा परिषद की तरह इसमें महत्वपूर्ण विषय या साधारण विषय की चर्चा नहीं है। सभी विषयों पर प्रत्येक देश का एक मत एक वोट का अधिकार होता है और प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य भी समान होता है। यहाँ निर्णय उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं। किसी विशेष राज्य के विषय में विचार करने के लिए जब परिषद की बैठक होती है तो वह उस राज्य के प्रतिनिधि को आमंत्रित करती है। अर्थात जैसे कि जो कोई सदस्य आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य नहीं है, कोई देश यदि आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य नहीं है और उस देश या राज्य से संबंधित कोई विषय पर विचार विमर्श हो रहा है तो आर्थिक और सामाजिक परिषद उस देश के प्रतिनिधि को इसमें सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रित कर सकती है। और इस बैठक में लेकिन उस प्रतिनिधि को मत देने का अधिकार नहीं होता है। मत तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो 14 सदस्य हैं उनके ही आधार पर निर्णय लिया जाता है। अब हम इसके कार्य और शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चार्टर के अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कई कार्य हैं जिनका हम क्रमशः अध्ययन करते हैं। चार्टर के अनुच्छेद 62 के पहले भाग में ये कहा गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा संबंधित मामलों का अध्ययन कर सकती है। अर्थात देखिए आप कि आर्थिक और सामाजिक परिषद का जो क्षेत्र है कितना विशाल है। वो आर्थिक क्षेत्र को भी देख रही है, सामाजिक क्षेत्र को भी देख रही है, सांस्कृतिक क्षेत्र को भी देख रही है, शैक्षिक क्षेत्र को भी देख रही है, स्वास्थ्य क्षेत्र को भी देख रही है और इससे संबंधित जितने भी मामले हैं उनका अध्ययन करती है तथा इन विषयों में महासभा या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों तथा विशिष्ट एजेंसियों को रिपोर्ट दे सकती है। इसका उद्देश्य ये है कि इन तमाम क्षेत्रों में जिनकी चर्चा मैंने अभी की, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और इससे संबंधित अन्य जो मामले हैं, इनके अध्ययन करने के पीछे आर्थिक और सामाजिक परिषद का भाव ही ये है कि इनसे संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसका निराकरण समय रहते किया जाए। क्योंकि मनुष्य का व्यवहार अपने आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है और जब मनुष्य का व्यवहार या मनुष्य का मस्तिष्क प्रभावित होता है तो वो आगे उसी प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। यदि इन क्षेत्रों में असमानताएं, शोषण या अन्याय हो रहा होगा तो निश्चित तौर पर मनुष्य का मन और व्यवहार भी प्रभावित होता है और उसकी अंतिम परिणति युद्ध में देखने को मिल सकती है। क्योंकि राष्ट्र मनुष्यों से मिलकर बनता है। राष्ट्र की नीतियाँ, राष्ट्र की वैदेशिक नीतियाँ, राष्ट्र का व्यवहार भी मनुष्य के मस्तिष्क से प्रभावित होता है और मनुष्य का मस्तिष्क अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है। इसलिए आर्थिक और सामाजिक परिषद इस पर्यावरण को सुधारने की बात कर रही है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रताएं, इन समस्त क्षेत्रों में वो विशद अध्ययन करती है, उसकी रिपोर्ट देती है जिससे समय रहते हुए इनमें सुधार किया जा सके और लोगों के रहन सहन के स्तर को गुणवत्तापूर्ण लाया जा सके जिससे कि हम परमानेंट पीस, शांति के स्थायित्व की ओर हम बढ़ सकें। दूसरी इसकी कार्य शक्तियाँ है वो है चार्टर के अनुच्छेद 62 के दूसरे भाग में। इसमें कहा गया है कि यह सबके मानवीय अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर तथा उन्हें लागू करने की सिफारिश कर सकती है, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। तीसरा इसका अधिकार और शक्ति है चार्टर के अनुच्छेद 62 के तीसरे भाग में। यह अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित विषयों के आलेख ड्राफ्ट महासभा को प्रेषित करती है। इन क्षेत्रों में जो भी ये अध्ययन करती है उसकी रिपोर्ट तैयार करती है, उसका ड्राफ्ट बनाती है, उसके सजेशंस, सुझाव ये महासभा के पटल पर रखती है जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके और समय रहते हुए इस प्रकार के जो विवाद हैं जो इन क्षेत्रों से, इन विषयों से संबंधित हैं, उनको दूर किया जा सके और हम स्थायी शांति की ओर बढ़ सकें। अगली इसकी कार्य शक्तियाँ हैं वो चार्टर के अनुच्छेद 62 के चौथे भाग में दी है। इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपनी क्षमता के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित मामलों पर सम्मेलन बुला सकती है, कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कर सकती है। इसका आपने देखा हो कई बार
निशस्त्रीकरण पर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हैं, महिलाओं के अधिकारों पर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हैं, बुजुर्गों के अधिकारों पर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हैं, शरणार्थियों के अधिकारों के आधार पर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हैं। ये तमाम विषय जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, जो कहीं ना कहीं वैश्विक शांति पर कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करते हैं, तो ऐसे विषयों पर ये कॉन्फ्रेंस सम्मेलन बुलाकर एक जनमत निर्माण करती है, जिससे कि हम शांति की ओर बढ़ सकें और समस्या का निदान हो सके, एक जन राय बन सके, एक विश्व की एक राय बन सके, जिससे कि पूरा विश्व एक परिवार के रूप में आगे बढ़े और हम स्थायी शांति को चिरकाल तक कायम रख सकें। अगली जो कार्य शक्ति आर्थिक और सामाजिक परिषद की है, वो चार्टर के अनुच्छेद 65 में दिया हुआ है। उसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रार्थना पर यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचनाएं प्रेषित कर सकती है और सहायता दे सकती है, क्योंकि आपने देखा है कि ये विषय क्षेत्रों में अध्ययन करती है, रिपोर्ट तैयार करती है, ड्राफ्ट बनाती है, सम्मेलन बुलाती है। तो यूएनओ को जो अन्य अंग हैं, चाहे वो सुरक्षा परिषद हो, यदि उसे किसी मामलों में जानकारी प्राप्त करनी है, कोई विशेषज्ञता प्राप्त करनी है, तो वो आर्थिक और सामाजिक परिषद की मदद मांग लेती है और उसके आधार पर ये अंग, आर्थिक और सामाजिक परिषद, संबंधित अंग को हेल्प करता है, जिससे कि स्थायी शांति की ओर बढ़ सके। अगला कार्य शक्ति है वो चार्टर के अनुच्छेद 66 के पहले भाग में दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि आर्थिक तथा सामाजिक परिषद महासभा की सिफारिशों के पालन हेतु वह सब कार्य संपादित कर सकती है जो इसकी क्षमता के अंतर्गत होती है। अर्थात महासभा भी समय समय पर इसको सिफारिश करती है किसी कार्यों करने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, और जो उसके कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं तो उनको ये तत्काल प्रभाव से करती है और महासभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। अगला कार्य और शक्ति है वो चार्टर के अनुच्छेद 66 के दूसरे भाग में आता है, जिसके अनुसार महासभा के अनुमोदन से आर्थिक और सामाजिक परिषद सदस्यों तथा विशिष्ट एजेंसियों की प्रार्थना पर सेवाएं अर्पित कर सकती है। अर्थात ये विशिष्ट एजेंसियां अगर इनसे कोई सलाह मांगती है इस अंग से, तो वो केवल जब ही मांग सकती हैं जब महासभा उसका अनुमोदन कर दे। तो महासभा की सिफारिश पर या अनुमोदन पर आर्थिक सामाजिक परिषद, यूएनओ की जो विशिष्ट एजेंसियां हैं, जो स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, यदि वो कोई सहायता मांगती है, मदद मांगती हैं, तो उनके अनुमोदन से आर्थिक सामाजिक परिषद उनको भी सलाह दे सकती है। उनके अपनी रिपोर्ट्स, ड्राफ्ट, अध्ययन जो भी इसने किया है उसको प्रस्तुत करके वो हेल्प कर सकती है। अगला कार्य शक्ति है चार्टर के अनुच्छेद 66 के तीसरे भाग में है। उसमें कहा गया है कि उक्त कार्यों के अतिरिक्त, जिन कार्यों की अभी चर्चा मैंने की है, इनके अतिरिक्त यह चार्टर के अंतर्गत निर्दिष्ट तथा महासभा द्वारा बनाए गए सभी कार्यों को संपादित करेगी। चार्टर में जो भी कार्य इसको दिए गए हैं, जो भी जिम्मेदारियां इसको सौंपी गई हैं, और समय समय पर महासभा द्वारा जो भी कार्य इसको सौंपे जाते हैं, और क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, मानवाधिकार, मौलिक स्वतंत्रता है, इससे संबंधित जो भी मामले हैं, लगभग उन सभी मामलों से संबंधित कार्यों को ये समय रहते संपादित करती है। इस प्रकार अपने कार्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से संपादित करने के लिए आर्थिक सामाजिक परिषद ने 4 प्रकार के प्रादेशिक कमीशन, रीजनल कमीशंस बनाए हैं। क्योंकि इतना विशद कार्य है, इतना विस्तारपूर्ण कार्य है, उसको संपादित करने के लिए इसने प्रादेशिक लेवल पर 4 कमीशन बनाए हैं। वो आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यों को संपादित करते हैं, जिससे कि अधिक गुणवत्तापूर्वक और त्वरित गति से अध्ययन किया जा सके, रिपोर्ट प्रेषित की जा सके और ये अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। पहला जो कमीशन है उसको कहते हैं पूर्वी यूरोप के लिए आर्थिक कमीशन, इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। अर्थात यूरोप महाद्वीप के लिए जो भी इस प्रकार का अध्ययन होगा वो ये कमीशन करता है। दूसरा प्रादेशिक कमीशन है एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक कमीशन, इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट। तो एशिया के लिए और फार ईस्ट, सुदूर पूर्व, जापान वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की पूरी स्टडी करने के लिए ये कमीशन बनाया गया है। तीसरा कमीशन है अफ्रीका के लिए आर्थिक कमीशन, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप के लिए आर्थिक कमीशन। और इसी क्रम में लैटिन अमेरिका के लिए आर्थिक कमीशन, इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लिए आर्थिक कमीशन। हम अब निष्कर्ष में आर्थिक सामाजिक परिषद का जो कार्य हैं, जो दायित्व हैं, जो योगदान रहा है या जो रहेगा, उसके बारे में यदि चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि यह गरीबों, घायलों और अशिक्षितों की सहायता करके आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व शांति की स्थापना में सहायता करती है। यह सभी प्रकार से लोगों के जीवन में सुधार करने का प्रयत्न करती है। उपरोक्त वर्णित कार्यों के अतिरिक्त जो कार्य मैंने चर्चा की अभी, इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक परिषद एक महत्वपूर्ण कार्य और करती है, वो है
विशिष्ट एजेंसियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, क्योंकि यूएनओ की कई विशिष्ट एजेंसियां हैं। ये कहीं कार्यों में, इनमें कहीं दोहराव उत्पन्न ना हो, रिपीटेशन ना हो कार्यों का, इनमें कहीं टकराव पैदा ना हो, तो उनमें कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय स्थापित करने का ये महत्वपूर्ण कार्य है, वो आर्थिक और सामाजिक परिषद ही करती है। इसके द्वारा विशिष्ट एजेंसियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि कहीं विशिष्ट एजेंसियां किसी एक काम को दोहराने ना लगें, उनमें टकराव पैदा ना हो जाए, तथा ये अपने विशेष कार्यों को प्रभावशाली ढंग से कर सकें। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद रहन सहन के स्तर में उत्थान करके पूर्ण रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक व सामाजिक परिषद के कार्य व शक्तियाँ का अध्ययन करके हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थायित्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का यही वह अंग है जो दुनिया को अभावों से मुक्त करने का पुनीत कार्य कर रहा है। दुनिया में कहीं अभाव ना हो, कोई भूखा नहीं सोए, गरीब, अशिक्षित, घायल, जितने भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मानव अधिकार इत्यादि तमाम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्वक सुधार करके यह स्थायी शांति का आधार तैयार करती है। इस मायने में संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अंग सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। अगले वीडियो लेक्चर में हम विशिष्ट एजेंसियों का भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।